प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं मस्ती वाली पाठशाला। मस्ती वाली पाठशाला में आपको क्लास 11th और 12th की पूरी मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और अपने इन लेक्चर सीरीज की शुरुआत मैं मैथ्स के चैप्टर्स के साथ शुरू करूंगा और मैथ्स के चैप्टर्स को डील करने के बाद मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ भी डील करूंगा। मैथ्स के चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है सेट्स। आपके क्लास 11th की बुक में सबसे पहले आपने सेट्स चैप्टर के बारे में देखा होगा। सो आज हम उसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपने सेट वर्ड का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में बहुत बार किया होगा, जैसे कि सेट ऑफ कलर पेन्स, है ना, सेट ऑफ नॉवेल्स। जब भी आप सेट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कलेक्ट करने का एक्टिविटी आता है कि ओके मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं नॉवेल्स का कलेक्शन कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत सारे स्टिकर्स का कलेक्शन कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में भी सेट का मतलब हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सेट वर्ड से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। सो मैथ्स में हम सेट्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सेट एक तरह का कलेक्शन होता है, पर कैसा कलेक्शन? मैथमेटिक्स में वो कलेक्शंस वेल डिफाइंड होने चाहिए। सो सबसे पहले वर्ड आया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। नंबर हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, फेवरेट सिंगर्स का कलेक्शन हो सकता है, उसके बाद फेवरेट बुक्स का कलेक्शन हो सकता है। सो इन सब के बदले मैं एक सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट ये कलेक्शन कैसे होने चाहिए? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हो गया? सी, मान लीजिए आपने अपने हिसाब से दुनिया के 5 बेस्ट सिंगर्स का कलेक्शन बनाया और सपोज उसमें आपने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अभिजीत भट्टाचार्य, अभिजीत सावंत और पलक मुचर, इन पांचों को आपने बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड मानकर इनका कलेक्शन बनाया। और फिर आप मेरे पास आए, बोले कि ये वर्ल्ड के 5 बेस्ट सिंगर्स का कलेक्शन है। मैंने देखा, मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, सोनू निगम मुझे पसंद है, पलक मुंचर भी पसंद है, श्रेया घोषाल भी पसंद है, अभिजीत सावंत भी पसंद है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अभिजीत भट्टाचार्य से ज़्यादा अच्छा सिंगर किसी को भी ले लेता हूँ। सपोज हरिहरन को ले लेता हूँ। तो हम दोनों के कलेक्शन में डिफरेंस आ गया, है ना। आपके हिसाब से अभिजीत भट्टाचार्य बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड में आता था, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड में हरिहरन आता है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जिस प्रॉपर्टी को मानकर आप और मैं कलेक्शन बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड नहीं है। हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम डिसाइड कर ले कि कौन दुनिया का 5 बेस्ट सिंगर है और कौन उसके बाद आते हैं।
है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप शुरू के 5 इवन नंबर्स का कलेक्शन बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2, 4, 6, 8 और 10 का ही कलेक्शन बनाओगे। और अगर मुझे भी बोला जाएगा कि 5 इवन नंबर्स का, जो शुरुआत के 5 इवन नंबर्स हैं उनका कलेक्शन बनाओ, तो मैं भी 2, 4, 6, 8 और 10 ही लिखूंगा। इनफैक्ट इस दुनिया का कोई भी इंसान होगा तो वो 2, 4, 6, 8, 10 ही बनाएगा, है ना। आपका कलेक्शन, मेरा कलेक्शन और बाकी के कलेक्शन में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जिस प्रॉपर्टी को मानकर हमने अपना कलेक्शन बनाना शुरू किया था वो वेल डिफाइंड है ना। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन तो होंगे, लेकिन कैसे कलेक्शन होंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगे। अब कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट? सी, आपको क्या लगता है, आप जो सेट बना रहे हो, आपने जिस प्रॉपर्टी को कंसिडर करके ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना शुरू किया है, तो हमेशा फाइनाइट आएंगे या फिर किसी किसी केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनका आप कलेक्शन बना सकते हो? करेक्ट। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि 50 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाओ, तो आपके दिमाग में आएगा ओके 50 से छोटे बनाने हैं इवन नंबर्स के, तो सबसे बड़ा 2, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4, 6, 8, ऐसे ही करते करते आप 48 तक जाओगे। बिकॉज मैंने बोला है उन इवन नंबर्स का कलेक्शन बनाओ जो कि 50 से छोटे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 2 से 48 कितने हो जाएंगे? 24, है ना। तो आपके इस कलेक्शन में 24 एलिमेंट्स आ गए, है ना। ओके, मतलब आपका कलेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना था। सो इसे मैं लिख रहा हूं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स which are smaller than 50। ओके, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? 24 एलिमेंट्स आ गए। ओके, अब इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इस कलेक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो तरीका क्या है, आप एक कर्ली ब्रैकेट देते हो, ओके, उसके बाद अपने एलिमेंट्स को लिखना शुरू करते हो। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, आपका मन पहले 2 लिखने का, बाद में 4, फिर 6, फिर 8 लिखने का, या फिर आपका मन 6 पहले लिखने का, 4 बाद में लिखने का। ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो सपोज मैंने पहले 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, तो हर एलिमेंट के बीच में आपको एक कॉमा देना है, फिर कॉमा 6, फिर कॉमा 8, कॉमा 10, कॉमा एंड सो ऑन, कॉमा 48, फिर ब्रैकेट बंद। तो हमने किया क्या, जितने भी एलिमेंट्स थे मेरे कलेक्शन में उनको मैंने किसी भी ऑर्डर में कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दिया, और उसके बाद दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इतने बड़े से कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब हर बार तो मैं ऐसा नहीं बोलने जाऊंगा कि टेल मी द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 50, है ना। सपोज मुझे एक पेज में 50 बार इसको लिखना है, इस सेट के बारे में लिखना, तो मैं हर बार इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखूंगा,
है ना। मैं पहले एक डिफाइन कर दूंगा, ओके इस चीज को मैं एक सिंबल सपोज कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूं कि कैपिटल ए जब भी मैं लिखूंगा तो मेरा मतलब होगा इन नंबर्स का कलेक्शन। तो सेट्स को आप अल्फाबेट्स के थ्रू, कैपिटल अल्फाबेट्स के थ्रू या फिर इवन स्मॉल अल्फाबेट्स के भी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि आपकी किताबों में आप जनरली कैपिटल अल्फाबेट्स को ही पाओगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब रोस्टर फॉर्म में मेरे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे और हम कॉमा के थ्रू उन सबको सेपरेट करके लिखेंगे। दैट विल बी माई रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड दैट इज वेल डिफाइंड, है ना। इस कलेक्शन का हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या इवन नंबर्स है, और कैसे इवन नंबर्स है, 50 से छोटे। ठीक, पर क्या जरूरी है कि मेरे कलेक्शन में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो? अगर गौर से सोचा जाए तो आप पाएंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिसाइड करी है, आप किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अपना कलेक्शन बना रहे हो। सपोज मैं कलेक्शन बनाना चाहता हूं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का। आप नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो अगर मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाकर उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं कभी भी सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, है ना, बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को मैं नोट नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा करूंगा तो ठीक है, चलो 100 तक जाऊंगा, 101 तक जाऊंगा, चलो बहुत किया 1000 तक जाऊंगा। अरे उसके बाद तो रुकेंगे ना, उसके बाद हम वो 3 डॉट ही लगाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को नहीं लिखते बल्कि उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो कि उस सेट का हर एलिमेंट फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल set of all natural numbers। तो सपोज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने ए चूज किया, फिर इक्वल का साइन दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट दिया। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जा रहा है। बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। मैंने ए लिखा, कर्ली ब्रैकेट दिया, उसके बाद मैं सपोज एक सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं स्मॉल एन, फिर मैंने स्मॉल एन लिखा। अब स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ एन सच दैट
अब इस सच डैट के लिए हम कैसे सिंबल इस्तेमाल करते हैं? कॉलन। मतलब हमने n लिख दिया, अब हम n को डिफाइन कर रहे हैं कि n क्या है। तो सच डैट n इज अ नेचुरल नंबर, स्टॉप और खत्म। तो इसको जब भी कोई इंसान पढ़ेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा, ओके एक ऐसा सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से उसके दिमाग में आएगा। इस तरीके से किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का नाम होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप उस सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखते हो, बल्कि उस प्रॉपर्टी को लिखते हो, उस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हो जो कि उस सेट का हर एलिमेंट फॉलो कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए, नंबर किस तरीके से हैं? 1/2, फिर 2/3, 3/4, 4/5 और इसी तरीके से है एंड सो ऑन। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे यहां पर एक प्रॉपर्टी दिख रही है। प्रॉपर्टी क्या है? कि हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, हर फ्रैक्शन का, और हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव पकड़ लूं, सपोज x, तो इस x के बारे में क्या लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू n/n+1 है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिख दिया x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में आएगा ओके मुझे n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करनी है, तो 1/1+1 1/2 मुझे ये एलिमेंट मिल जाएगा। फिर अगला नेचुरल नंबर 2 पुट किया, 2/2+1 2/3 ये एलिमेंट मिल जाएगा। फिर 3/3+1 3/4 मिल जाएगा। 4 पुट करूंगा 4/5 मिलेगा। ऐसे ही आप लिखते जाओ। तो अगर मैं इस कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊं, तो सपोज मैंने नाम दे दिया ए सेट का, कर्ली ब्रैकेट दिया, 1/2 लिखा, 2/3 लिखा, 3/4 कॉमा एंड सो ऑन। मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास सारे एलिमेंट्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम वो प्रॉपर्टी एसोसिएट करते हैं जो कि उस सेट का हर एलिमेंट फॉलो कर रहा है। तो ए को मैं लिखूंगा ए इज अ सेट, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, इस कॉलम का मतलब क्या था? सच दैट ए में सारे के सारे एक्स आएंगे
और x क्या है, तो x कुछ इस तरह से है कि वो n/n+1 है, where n is a natural number, where n is a natural number, full stop। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। आप दोनों की खूबी और खामियां समझ सकते हो। अगर सपोज आपके कलेक्शन में कुछ ही ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 10-15 के आसपास है, तो उस केस में ज़्यादा बेहतर है कि आप रोस्टर फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर दो। बिकॉज अगर प्रॉपर्टी के साथ बनाकर लिखोगे तो फिर वो 10-15 के लिए सामने वाले पर्सन को बैठ के डिकोड करना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में ज़्यादा बेटर तरीका है हमारा रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में बेहतर होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन ना करके हम इस तरीके का कोडवर्ड लैंग्वेज लिखें। तो हमारे पास ये दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। होप आप इसको समझ गए होंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आपने ये भी समझ लिया है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हो, इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। ओके, अब देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जब भी हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हम उन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। कहने से मेरा मतलब क्या है कि सपोज मुझे बोला कि स्कूल एक वर्ड है, ये रूल्स है और आपको इन्हें याद रखना है कि एक वर्ड है स्कूल, और मुझे बोला गया कि इस स्कूल वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे ठीक है, सपोज मैंने उसको नाम दिया सेट को, सेट बी इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। अब एक एलिमेंट हो गया एस कॉमा, अगला एलिमेंट हो गया सी, बहुत बढ़िया, अगला एलिमेंट हो गया एच, लिख दिया, फिर अगला एलिमेंट हो गया ओ, लिख दिया, वापस फिर से ओ आ गया। तो हमें रिपीट नहीं करना है। एक बार ओ कर दिया है तो भले कितनी बार ओ आए हमें लिखना एक ही बार है, ये रूल है। और फिर एल। सो द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड while they are represented in roster form. The elements are not repeated while writing in roster form. ओके, ठीक उसी तरह एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये भी जरूरी नहीं है। यहां पर मैंने पहले एस, सी, फिर एच, फिर ओ, फिर एल लिखा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो। मैं इस सेट बी को पहले एच, फिर ओ, फिर एल, फिर सी, फिर एस, किसी भी ऑर्डर में लिख सकता था। ये दोनों इसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे कि स्कूल वर्ड में जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, मैंने उनको नोट डाउन किया है। सो ये तरीका था हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का।
अब देखो, कोई सेट है, उसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे, है ना। इसे आप ऐसे समझो, मेरा नाम सौरभ पांडे है, तो मैं बोलूंगा कि मैं पांडे फैमिली से बिलोंग करता हूं, है ना। ठीक उसी तरह कोई एलिमेंट है, वो अगर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली या फिर सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बिकॉज मैथ्स में हमेशा बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, टू बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, है ना। सिंबल्स का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज मेरे पास कोई सेट सी है, उसमें 2 4 6 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा कि सेट 2 बिलोंग्स टू सी, सॉरी, एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू सी, सो 2 बिलोंग्स टू सेट सी। इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग नहीं लिखेंगे मैथ्स में, हम इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू के लिए एक सिंबल आया, ऐसे ही लिखा और बीच में से ये लाइन दे दिया, 2 बिलोंग्स टू सी, 2 बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, 4 बिलोंग्स टू सी, 6 बिलोंग्स टू सी। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसे कहते क्या है, एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। जैसे आपने पढ़ा ना थीटा, कुछ शेप होता है उसको थीटा कहते हैं, कुछ अल्फा होता है, कुछ बीटा होता है, तो वैसे ही इसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि क्या 8, डज 8 बिलोंग टू सेट सी, डज 8 बिलोंग टू सी। तो आप चेक करोगे 8 बिलोंग करता है, नहीं नहीं करता। इसे कैसे लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू सी। अब इस बड़े स्टेटमेंट को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो 8 अगर बिलोंग्स टू होता तो ऐसे लिखते, बट इट डज नॉट बिलोंग, सो एप्सिलॉन लिख के ऐसे कट कर देंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू सी। ओके, तो आपने देख लिया कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो भी उसे कैसे लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले